Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Fancy Raj Popat. तो आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमारे आसपास हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे कि ड्यूरिंग समर मिल्क एट रूम टेम्परेचर becomes solid and iron rod or iron nail gets rusted in a normal atmosphere. Grapes kept in a room temperature for 3 to 4 days gets fermented. Cooking also involves a large number of chemical reactions. Process of respiration and digestion of food also involves a large number of chemical reactions, as you can see here. So now, what are the changes that occurs during this chemical reactions? So now further let us see what are the main changes that occurs during this chemical reactions. जनरली दो प्रकार के चेंजेस होता है, एक होता है फिजिकल चेंज एंड दूसरा होता है केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। दिस आर द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, यानी कि ये वो चेंजेस है जो रिवर्स्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो गाइस, आप सब ने देखा होगा कि अगर आप पानी को रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो वो बर्फ बन जाएगा, और अगर बर्फ को बाहर निकालोगे तो वो फिर से पानी बन जाता, यानी कि ये चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। दिस आर द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स, यानी कि ये वो चेंजेस है जो रिवर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे का जंगना। लोहा अगर जंग जाए या फिर बिगड़ जाए तो वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता, यानी कि ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, वो फिर से अपना ओरिजिनल फॉर्म नहीं ला सकते। अब हम इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, वो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट क्या होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज रिएक्टेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिएक्टेंट? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, यानी कि ये वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि ये वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में बनते हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na plus H2O gives NaOH plus H2, यानी कि सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे सोडियम और वाटर दोनों रिएक्टेंट्स है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दोनों हमारे प्रोडक्ट्स है। अब हम देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, यानी कि दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 gives H2O, दिस इज केमिकल रिएक्शन। अब तक हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होता है। तो अब हम इन केमिकल रिएक्शंस को देखने के लिए थोड़े एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। इट इज अ मैग्नीशियम रिबन। अब हम इसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। नाउ पिक टोंग्स एंड होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। कैन यू सी अ स्पिरिट बर्नर हियर? अब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्नर या स्पिरिट लैम्प से बर्न करेंगे। अरे ये क्या हुआ? ये रिबन तो ऐश में कन्वर्ट हो गया और ऐश वॉच ग्लास में आ गई है। नाउ कैन आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस? जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो फ्लेम का कलर नोटिस किया? यस, इट वाज व्हाइट। बट ये व्हाइट पाउडर क्या है? दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट मैंने तो रिबन मैग्नीशियम का यूज किया, ये ऑक्साइड कहाँ से आ गया? दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, यानी एयर में जो ऑक्सीजन थी उससे रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट द स्टेट ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज चेंज्ड। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज्ड। ऑफ लेड नाइट्रेट हियर, व्हाट इज द कलर ऑफ लेड नाइट्रेट? यस, इट इज व्हाइट, or we can say it colorless. What about potassium iodide? It looks same. Now we will dissolve both in water. So these are the aqueous solution of lead nitrate and potassium iodide. Now we will mix both of the aqueous solution. Oh great! Now what is the new color? It is yellow. So this is a chemical reaction. Now let it be settled for some time. As we can see here, upper side is colorless. This is potassium nitrate. But what is the color of lower side? It is yellow.
This is lead iodide and it is insoluble in water. Can you tell me what do we call this type of reaction? If we see the reaction PbNO3 whole square and 2Ki means potassium iodide becomes PbI2 and 2KNO3. So here NO3 is replaced by iodide and in 2Ki iodide is replaced by NO3 as we can see here. So it is a double displacement reaction because here Pb plus 2 and K plus ions are exchanged. So can you see a conical flask? Now add zinc granules in it. Now add dilute HCl or sulfuric acid. Please students handle the acid with care. Oh, acid गिर गया. अच्छा हुआ ये diluted था. अब हमें कॉर्क लगाकर कॉनिकल फ्लास्क को बंद रखना है और इस कॉनिकल फ्लास्क में एक ग्लास ट्यूब भी लगी है. Now zinc interact with sulfuric acid and produce hydrogen. Means if we see the reaction, zinc reacts with H2SO4 and it gives us zinc sulfide and hydrogen. और ये हाइड्रोजन ग्लास ट्यूब से बाहर निकलती है. फ्रेंड्स, आपको एक्टिविटीज़ देख के बहुत मज़ा आएगा. अब हम देखेंगे चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंजेस होते हैं. सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड. ये है चेंज इन स्टेट. देन है चेंज इन कलर, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर चेंज होना. देन है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का इवोल्व होना, बाहर निकलना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी भी साइड पे. चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का बढ़ना घटना ड्यूरिंग अ रिएक्शन. फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि प्रेसिपिटेट का बनना रिएक्शन के दौरान. ठीक है, अब हम इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल इक्वेशन. इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी बैलेंस देम एंड हाउ कैन वी बैलेंस देम. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है. तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज. सिंबल्स और फार्मूलाज की हेल्प से हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. यहाँ पे मीथेन का सिंबल है CH4, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और वाटर का H2O. दिस इज केमिकल इक्वेशन. नाउ हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो हम लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट को लिखेंगे और राइट साइड पे प्रोडक्ट को लिखेंगे. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. नाउ व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. The equation in which the number of atoms in the reactant and the product are same is called a balanced chemical equation. Why do we need to balance the chemical equation? क्यों हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं. इसका मतलब रिएक्टेंट मास और प्रोडक्ट मास इक्वल होना चाहिए और इसके साथ साथ रिएक्टेंट एटम और प्रोडक्ट के एटम भी इक्वल होना चाहिए. इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. ठीक है, अब हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे हम. ठीक है, तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिखेंगे. तो सबसे पहले लिखते हैं Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. यहाँ पे Fe के Fe3O4 के और H2 और H2O के दोनों सारे एटम्स देखो, रिएक्टेंट एटम और प्रोडक्ट एटम इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है. तो अब इसको बैलेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सारे एलिमेंट्स के आसपास ब्रैकेट्स लगाएंगे और हम जो भी डिजिट ऐड करेंगे वो इस ब्रैकेट के बाहर ही ऐड करेंगे. ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करने के लिए एक कॉलम्स बनाएंगे. तो सबसे पहले हम कॉलम्स में एलिमेंट नेम लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट नंबर एंड प्रोडक्ट एटम नंबर. ठीक है, एलिमेंट नेम सबसे पहला है आयन, दैट इज Fe. तो रिएक्टेंट के साइड एक एटम है, प्रोडक्ट के साइड 3 एटम है. अब हम आयन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे ताकि वहाँ पे भी 1 का 3 हो जाए और आयन एटम बैलेंस हो जाए. ठीक है, अब हम उसी तरह हाइड्रोजन के एटम्स को बैलेंस करेंगे. तो दोनों साइड 2-2 ही, यानी कि इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. पर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड 4. अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड 8 एटम हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड सिर्फ 2 एटम्स रहेंगे.
इसलिए हम वहाँ पे भी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर से हमें वहाँ पे 2 × 4 करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स भी बैलेंस हो गए। अब हम देखो मिल गया हमें सारी जगह के सेम टू सेम एटम्स। अब ये इक्वेशन हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलो लिखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। तो 3Fe + 4H2O gives Fe3O4 + 4H2O। अब हम इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन को भी बैलेंस करके ट्राई करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर की। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में H2 + O2 gives H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट के साइड एक एटम है। अब सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कॉलम्स। तो दोनों साइड हाइड्रोजन के एटम लिख लिए। अब हम लिखेंगे ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड 2 एटम, प्रोडक्ट साइड 1 एटम। अब वहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो मिल जाएगा हमारा ऑक्सीजन बैलेंस। पर अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हमें अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमने वहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 किया। तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट के साइड 4 हाइड्रोजन आइटम्स बन गए और रिएक्टेंट साइड सिर्फ 2 रहे, तो वहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। तो अब मिल गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2H2 + O2 gives 2H2O। तो इसी तरह गाइस प्रैक्टिस करते रहना, आप बैलेंस करना सीख जाओगे। अब हम नेक्स्ट और फर्दर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 6 टाइप्स के अलग अलग केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं, तो हम बारी बारी सबको देखेंगे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहला है combination reaction. So what is combination reaction? The reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा reactants मिलकर एक single product बनाते हैं, उससे हम chemical reaction बोलते हैं। For example, formation of water, H2 + O2 gives 2H2O। यही reaction हमने अभी बैलेंस की थी। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक्टिविटी परफॉर्म। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल देखा था 2H2 + O2 gives 2H2O। ये एक रिएक्शन देखा था। हम अब और भी एग्जांपल देखेंगे और एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भरा हुआ है हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर। वाइट कलर का जो आप देख रहे हो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, H2O के साथ। तो और यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हुए, कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हमारा है वाटर H2O। ये दोनों मिलकर बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, और जो CaOH बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और इस रिएक्शन में यहाँ पे होगा टेम्परेचर वेरी, इस रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होगा। तो चलो हमने रिएक्शन स्टार्ट करवाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, देख सकते हो आप 43, 44, 53 हो रहा है टेम्परेचर चेंज। और लास्ट में टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि आपको अपना हैंड ले लेना होगा, आपको गर्म लगेगा, ठीक है। तो ये है एक्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं फर्दर। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं decomposition reaction, the reaction in which a single reactant break down to form 2 or more products। यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो टूटकर 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे उल्टा है, सिर्फ एक रिएक्टेंट है और वो टूटकर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, देन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें हीट का यूज़ होता है। इट इज़ द रिएक्शन डन बाय हीट। फॉर एग्जांपल CaCO3 विथ हीट गिव्स CaO + CO2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, यानी कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से होती है। फॉर एग्जांपल 2H2O गिव्स 2H2 + O2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट या फिर किसी भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है और ये रिएक्शन उससे होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है 2AgCl गिव्स 2Ag + Cl2, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। Pick up the boiling tube. Can you see the ferrous sulfate crystals? Can you tell me its color? Yes, it is green.
Now add 2 grams of ferrous sulfate crystals in dry boiling tube. अब हम इस ट्यूब को हीट करते हैं. But remember, do not point the mouth of boiling tube at your neighbor friends or yourself. Now observe the color of crystal after heating. The color is changed. You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. So now if we see the reaction, when ferrous sulfate is heated, it gives us ferric oxides, sulfate dioxide and sulfur trioxide. Can we say in this reaction a single reactant breaks down to give simpler products? So this is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystals has H2O inside, means they have water inside. When it is heated, ferrous sulfate crystals lose water and the color of crystal changes. Ferric oxide is solid while SO2 and SO3 are gases. तो फ्रेंड्स, हमने जो आगे एक्टिविटी देखी उसमें हीट यूज़ हो रही थी और अब हम जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे इसमें भी हीट यूज़ होने वाली है. यानी कि ये जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा. देखो यहाँ पे आप ब्राउन फ्यूम्स देख रहे हो, ये एक एमिशन ऑफ गैस है. यानी कि इस रिएक्शन के दौरान गैस भी इवॉल्व हो रही है और इसमें जो रिएक्शन होगा वो ये होगा 2PbNO3 ट्वाइस हीट 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2. ये गैस इवॉल्व होती है बाहर, जैसे मैंने आपको दिखाया था. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर का पाउडर है, वो है लेड ऑक्साइड, स्टैंड है, बर्नर है. ठीक है, दिस इज द रिएक्शन ऑल अबाउट. तो फ्रेंड्स, हमने हीट पे यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन पे 2 एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म कर ली है. अब हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का. तो यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है, यहाँ पे एक बीकर है मेरे पास फिल्ड विथ वाटर, फिर ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, फिर वायर्स है, 6 वोल्ट की बैटरी है एंड ऑन ऑफ की की है. ठीक है, तो ये रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोड्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने वाले हैं. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड सबसे पहले हम फिट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स को फिट कर लेते हैं. यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड वाला इलेक्ट्रोड होगा वो होगा एनोड एंड राइट साइड पे होगा वो होगा कैथोड. अब हम इस इलेक्ट्रोड्स को एनोड एंड कैथोड को वायर्स की मदद से बैटरी के साथ ज्वाइन करेंगे थ्रू की, यानी कि स्विच के थ्रू हम ज्वाइन करने वाले. सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल को. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑलवेज एनोड के साथ ज्वाइंट होता है. रिमेंबर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑलवेज एनोड के साथ ज्वाइंट होता है. ठीक है, तो हमने सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइंट कर लिया. अब हम उसी तरह नेगेटिव टर्मिनल को भी ज्वाइंट कर लेते हैं, वो हम करेंगे कैथोड के साथ. ऑब्वियस बात है. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, नीचे पानी की भरी हुई टेस्ट ट्यूब्स है, नीचे पेपर रखा हुआ है और अब इस टेस्ट ट्यूब्स को हम इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रखने वाले हैं और वो जो पेपर होगा वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम इस टेस्ट ट्यूब्स को इसके ऊपर रखेंगे. ठीक है, तो चलो लेट्स डू दैट थिंग. तो टेस्ट ट्यूब को हम रखते हैं एनोड के ऊपर पहले, फिर हम रखते हैं सेकेंड टेस्ट ट्यूब को कैथोड के ऊपर और अब हम इस रिएक्शन को करवाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन नाउ. स्विच को कर लेते हैं हम ऑन. ठीक है, तो स्विच इज़ ऑन नाउ एंड द रिएक्शन इज़ गोइंग ऑन. देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यानी कि 2H2O. हमारे पास 2H2 और O2 में टूट रहा है. ठीक है, देख लिया रिएक्शन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. फाइनली फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर, जो है हमारे पास ये वाली जो एक्टिविटी है. अब आप ही गैस करो ये कौन सी एक्टिविटी होगी. हमने थर्मल डिकम्पोजिशन कर लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक कर लिया, तो ऑब्वियसली ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी है. यहाँ पे हमने एक डार्क रूम रखा है. आई होप कि स्क्रीन में आपको बहुत लाइट दिख रहा होगा, पर अभी हम डार्क रूम को ओपन करके सनलाइट को लाएंगे तब हमारा सिल्वर क्लोराइड आपको दिखेगा. यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट कलर का है और लाइट के आने से धीरे धीरे उसका कलर चेंज होगा, वो आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, तो चलो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखो सिल्वर क्लोराइड है, हमने पेट्री डिश में ले रखा है. ठीक है, आपको बहुत लाइट दिख रहा होगा, पर देखो अभी हम फिर से ठीक से ब्राइटनेस को अभी हम सनलाइट को आने देंगे इस सिल्वर क्लोराइड पे, फिर देखना हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. तो चलो हम विंडो को करते हैं ओपन और ये देखो सिल्वर क्लोराइड का कलर धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है. देख रहे हो, देखो सिल्वर क्लोराइड का कलर
धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। सनलाइट के कारण सिल्वर क्लोराइड का कलर होता जा रहा है डार्क। और ये हो गई हमारी रिएक्शन 2AgCl विद हेल्प ऑफ सनलाइट गिव्स 2Ag प्लस Cl2। तो दिस इज अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है वो जो एलिमेंट कम रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसकी जगह ले लेगा, और जो एलिमेंट कम रिएक्टिव है उसको रिमूव कर देगा। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल है Zn प्लस CuS4। यहाँ पे जो Zn है वो Cu को यानी कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये हो जाएगा ZnS4। ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं एक्टिविटी पे, यानी कि अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें ले रखी है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। स्टैंड लिया है, टेस्ट ट्यूब्स ली है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है दोनों टेस्ट ट्यूब में, A और B, और 3 नेल्स लिए हैं हमने। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो है ब्लू कलर। अब हम थोड़ी देर के लिए इस आयरन नेल्स को डालेंगे इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में और हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो डालते हैं इस आयरन नेल्स को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी नाउ। तो ये देखो हमने आयरन नेल्स को टांग लिए है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। हम अराउंड 20 मिनट्स इस आयरन नेल्स को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रहने देंगे और धीरे धीरे यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर तो गायब ही हो गया। ये देखो ये क्या हुआ, और अभी ये देखो आयरन नेल्स का भी कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे Cu यानी कि कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। ये देखो रिएक्शन Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. This is another example of displacement reaction. तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट आयन और ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा था, लार्ज रिएक्टिव है जो वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था, रिमूव कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 एलिमेंट्स दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, दोनों एक दूसरे की जगह लेंगे और एक दूसरे को हटाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल AgNO3 प्लस NaBr, यहाँ पे Na Ag को डिस्प्लेस करेगा और जो Ag है वो Na को डिस्प्लेस करेगा। इस तरह ये है। तो प्रोडक्ट्स क्या हो गए हमारे, AgBr प्लस NaNO3। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाओ, अब हम आ चुके हैं फिर से एक्टिविटी अपैरेटस पे। अब हम परफॉर्म करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक्टिविटी, जहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें ले रखी है। 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में है बेरियम क्लोराइड और दूसरी टेस्ट ट्यूब में है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। दोनों का कलर ध्यान से देखो, दोनों के कलर ट्रांसपेरेंट है, यानी कि दोनों सॉल्यूशंस हमारे पास ट्रांसपेरेंट है। अब हम इसको करेंगे मिक्स और देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। ये देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि Na और Ba एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा कलर हो गया है वाइट। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें 3 डेफिनेशंस होते हैं। तो सबसे पहले द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस, और दूसरा द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस, और तीसरा द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लॉस इज इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें से कुछ भी होगा, या फिर सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव होगा, या फिर किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। इन तीनों में से कुछ भी होगा, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2Cu प्लस O2 विद हीट गिव्स 2Cu2O। तो ये देखो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2H2S प्लस O2 गिव्स 2H2O प्लस 2S। ये देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एंड लास्ट एग्जांपल इज Zn प्लस
Zn gives Zn2 plus 2e माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। इसमें भी 3 डेफिनेशन है और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कंप्लीटली ऑपोजिट रिएक्शन है। The process in which oxygen is removed from a substance, or the process in which hydrogen is added to a substance, or the process in which substance is gain electron। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होना। आपने ऑक्सीडेशन में देखा था ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ पे रिमूव होगा, हाइड्रोजन उसमें रिमूव हो रहा था, यहाँ पे ऐड होगा, और इलेक्ट्रॉन उसमें लॉस हो रहा था, यहाँ पे गेन होगा। इसका एग्जांपल है 2KClO3 gives 2KCl plus O2। यहाँ पे KClO3 में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, सो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। देन नेक्स्ट एग्जांपल 2Na plus H2 gives 2NaH। यहाँ पे Na सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। देन लास्ट वन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, Zn2 plus 2e माइनस है, तो ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे अगर हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं तो हम उस एलिमेंट को बोलेंगे कि ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, और अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हम बोलेंगे कि ये एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। अब दोनों को साथ में पढ़ने के लिए हम बनाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल है CuO plus H2 gives Cu प्लस H2O। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी कि कॉपर रेड्यूस्ड हुआ है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ठीक है, आई होप ये रिडॉक्स रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो द रिएक्शन विच आर अकम्प्लिश्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट का इवोल्व होती है, हीट बाहर निकलती है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो दिस इज अवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन विच अकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सोथर्मिक में हीट इवोल्व होती थी, हीट निकलती थी, यहाँ पे हीट ऐड होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो ये दोनों थोड़ी ऑपोजिट रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल है 2HgO gives 2Hg plus O2। पर हीट कहाँ रह गई, ये आ गई हीट, तो यहाँ पे हीट यूज होती है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हमारे फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है उसमें यूज होती है। अब हम पढ़ेंगे हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या क्या होता है। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन बहुत जगह पे इफेक्ट कर रहा होगा, पर कहाँ पे करेगा ये हम देखेंगे। जनरली 2 जगह पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, एक है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरोजन क्या है। द phenomenon due to which metals are slowly eaten away by reaction of air, water and other chemical present in the atmosphere is called corrosion। यानी कि ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें मेटल्स जो एयर, वाटर या फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट बहुत सारे केमिकल्स से इफेक्ट होते हैं, मेटल्स खराब हो जाते हैं। जैसे कि अगर सिल्वर में ब्लैक कोटिंग हो जाती है, कॉपर के ऊपर रेडिश कोटिंग हो जाती है, रेड ब्राउन कलर का कॉपर हो जाता है, और आयरन की तो बात ही है ना कि आयरन में भी रेड ब्राउन कलर हो जाता है एटमॉस्फेयर के एयर में, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे मेटल्स पर इफेक्ट करता है एयर, वाटर एंड बहुत सारे केमिकल्स, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। तो ये कोरोजन बहुत इफेक्ट करता है बहुत सारे मेटल्स पे। जैसे कि इफेक्ट्स इन अ कोरोजन जो बहुत सारे मेटल्स पे इफेक्ट करता है, कौन से बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर देता है। कार्बोडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड अदर आयरन मटेरियल्स, आयरन के बहुत सारे मटेरियल्स को ये डैमेज करता है कोरोजन। अब हम दूसरा वाला जो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इस कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम इस कोरोजन को प्रिवेंट करते तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व।
तो क्या इस कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं? यस भाई, ऑब्वियसली हम इस कोरोजन को प्रिवेंट करेंगे। आयरन के अगर किसी ऑब्जेक्ट है आयरन के बने हुए तो उसको हम लगाएंगे पेंट, ताकि वो हमारे एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। सिल्वर है तो उसको हम डेली क्लीन करेंगे और प्रॉपर डायरेक्ट कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने के लिए। कॉपर को हम किसी केमिकल से क्लीन कर सकते हैं और कॉपर भी प्रिवेंट हो सकता है। इस तरह प्रॉपर केमिकल से क्लीन करना है कॉपर को, ठीक है। और एक एल्यूमिनियम है जिसमें नॉट हार्मफुल, इट इज़ नॉट हार्मफुल, रेदर इट इज़ बेनिफिशियल। एल्यूमिनियम में कोरोजन नहीं होता, ये हार्मफुल नहीं है, ये बेनिफिशियल होता है। दूसरा अब हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो स्लोली ऑक्सीडेशन करता है ऑयल और फैट प्रेजेंट फूड मटेरियल में। ऐसे फूड मटेरियल्स जिसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट है। ओह वाओ, ये तो आप सबकी फेवरेट डिश आ गई, चिप्स, बर्गर एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इन सब में अगर कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन हुआ तो ये फूड्स बिगड़ जाएंगे, ये फूड्स गंदे हो जाएंगे और इसको हम बोलेंगे रेंसिडिटी। द मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। अब हम देखेंगे इस रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहला, कीपिंग फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम इस तरह डब्बे भर के फूड मटेरियल्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रख देंगे तो ये रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि फूड एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दें और हम उसको किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देंगे एटमॉस्फेयर के, तो इससे भी प्रिवेंट होगा। और डायरेक्ट सनलाइट से फूड को बचाएंगे। अगर हम फूड को डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देंगे तो भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये है थोड़े मेथड्स रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। और लास्ट वन है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके भी हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने ये वेफर्स, चिप्स बहुत सारी खाई होगी, खाई होगी कि नहीं गाइस? तो इस सब में क्या भरा होता है गाइस? इन सब में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस। इन सब में भरा होता है नाइट्रोजन गैस। तो चलो फ्रेंड्स, फाइनली बाय बाय फ्रेंड्स, चैप्टर ख़त्म हो गया है। और अब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आगे किस चैप्टर पे और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ साथ फ्रेंड्स, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप लोगों को पता ही होगा कि इस 30 to 40 मिनट्स के कम्प्लीटेड एनिमेशन वीडियो बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।